और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अशोक लाहोटी कोरोना पॉजिटिव हो गए। सांगानेर से बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी कोरोना पॉजिटिव हो गए। ट्वीट कर लाहोटी ने जानकारी दी है, संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अशोक लाहोटी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सांगानेर से बीजेपी विधायक हैं अशोक लाहोटी। ट्वीट करके लाहोटी ने इसकी जानकारी दी है और कहा है कि संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की। लाहोटी ने ट्वीट में लिखा है कि कोविड-19 के कुछ लक्षण दिखने पर मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। गत दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, मेरा उन सभी से अनुरोध है कि वो स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। और अब बात माकन के मिशन मल्होत्रा की करते हैं। तो आज प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पीसीसी में महामंथन की और इस दौरान माकन ने वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के साथ 1-to-1 संवाद किया। माकन ने आज 40 वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की। उस दौरान माकन ने आगामी निकाय चुनाव संगठन की मजबूती पर चर्चा की है। महामंथन के बाद माकन ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र के 60 से 70% बिंदुओं को पूरा कर लिया गया है, जबकि बाकी पर काम जारी है। माकन ने बताया कि 2 अक्टूबर को चुनाव घोषणा पत्र को जनता के सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा माकन ने मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर लोगों से बात करने की भी बात कही है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। सबसे पहले तो आज हम सब के सब लोग कांग्रेस पार्टी उनको श्रद्धांजलि देना चाहती है और उनके कार्यों को हम सब लोग याद करते हैं। देश के लिए जो उनका योगदान रहा है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की विदेश नीति को सही करने के लिए, राष्ट्रपति के तौर पे जो उन्होंने परिपाटी तय करी है, उस नाते देश प्रणब मुखर्जी के योगदानों को कभी भी नहीं भूल सकता। कोरोना काल में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार को घेर रही बीजेपी लंबे अरसे बाद आज प्रदेश भर में गहलोत सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी और प्रदेश सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। ये रिपोर्ट देखिए। गहलोत सरकार पर बीजेपी का वार। मनमानी से बाज आओ सरकार। सरकार को कि ये होटलों में ना बैठे, आराम ना करें। अब जनता परेशान हो चुकी है, सड़कों पे आ गई है और हम लोग जनता की आवाज उठा रहे हैं। या अंजाम के लिए रहो तैयार। डिशेस बना रहे, आराम कर रहे हैं होटलों में और उसका खर्चा कौन देगा? उसका खर्चा देगा प्रदेश की जनता। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। भाजपा का हल्ला बोल। ये तस्वीरें अलहदा नहीं हैं। तेरी तानाशाही जो सियासी दस्तूर है वो इन तस्वीरों में भरपूर है। निशाने पर सत्ताधारी और हमलावर विरोधी। सोमवार को बीजेपी ने सड़क पर गहलोत सरकार के खिलाफ खूब सियासत खेली। जन विरोधी नीतियां बताकर सरकार के खिलाफ खूब नारे लगाए। सभी मंडल स्तर पर धरने प्रदर्शन किए और कई जगह पुतले भी फूंके। हमारे राजस्थान की जनता पूरी तरह से परेशान है बिजली के बिल और पानी के बिलों से। कोविड-19 में सभी लोग घर पे बैठे थे, बिजनेसेस बंद थे, लोगों की जॉब्स चले गए। इस समय खास तौर पर कोरोना तो एक पक्ष है ही, लेकिन फरवरी में 12% जब दाम बढ़ाए और एक बड़ी मांग किसानों की है, आज इसकी चर्चा हुई कि पिछली सरकार 833 रुपए का बिलों पर अनुदान देती थी, लगभग 10,000 रुपए प्रति वर्ष। वो अनुदान पिछले 20 महीनों से बंद है।
एक बड़ी मांग है। दूसरा, लगातार जिस तरीके से आम उपभोक्ताओं पर जो 12% का व्यय हुआ, ज्यादा हुआ, उसकी वजह से 1400 करोड़ का नुकसान सीधे सीधे बाहर ये कंज्यूमर्स पर पड़ा था। छोटे दुकानदार थे, वो इस कालखंड में पूरे तरीके से त्रस्त थे, उनको देने के लिए तनख्वाहें नहीं थी, उनका व्यापार बंद था। तो कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार किसी बात का समाधान करती है, उसकी जिम्मेवारी होती है। राज्यव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने आज सोशल डिस्टेंसिंग से धरना किया है। इसके साथ ही जिले की बिजली की समस्या है, VCR के नाम पर लूट और कनेक्शन की पेंडेंसी, इन सारी बातों को लेकर अभी हमने SC का घेराव किया है। 2 गांव ऊंटवाड़िया और रामसराके में पहले के सिस्टम्स को जो बदला गया उसके लिए भी इन्होंने हमें आश्वासन दिया है। हमारी सारी बातें हुई है, अगर ये 3 दिन में सारी बातें ठीक नहीं होगी तो फिर घेराव करेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के XEN, AEN और JEN दफ्तरों में पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन दिया, लेकिन सियासी बवाल में बीजेपी के नेता घातक वायरस को भूल गए। सड़क पर उतरे तो सियासत करने थे, लेकिन कोरोना की सावधानी वाली सरहद को पार कर गए। बाकायदा पार्टी की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले नेताओं को इन प्रोटोकॉल का आवश्यक रूप से ध्यान रखने की हिदायत दी गई थी, लेकिन कई जगह बीजेपी के धरना प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस बारे में जब न्यूज 18 राजस्थान ने बीजेपी के अलवर जिलाध्यक्ष संजय नरुका से सवाल किया, तो उन्होंने अपनी गलती मानते हुए आगे से ऐसी गलती न करने का भरोसा दिया। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व माननीय सतीश जी पूनिया के निर्देशन में पूरे राजस्थान में GSS पर लेवल पर हम सब लोग बाग बिजली की बढ़ी हुई दरों पर जो इलीगली सेस वगैरह लगाकर, स्थायी शुल्क लगाकर राजस्थान सरकार ने जनता के साथ कुठाराघात किया है, उसके विरोध में हम सभी GSS पर, AEN हेडक्वार्टर्स पर, XEN हेडक्वार्टर्स पर धरना दे रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं। अजमेर में भी बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। बीजेपी ने बिजली बिल में वृद्धि के खिलाफ पर्वतपुरा पावर हाउस के सामने कांग्रेस सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया, जबकि हाथी भाटा पावर हाउस पर हुए प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। श्रीगंगानगर की सड़कों पर भी बीजेपी ने बिजली बिल में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया और गहलोत सरकार से बिजली बिल माफ करने की मांग की। वैश्विक महामारी का जब नाजायज फायदा सरकारें उठाने लग जाएं, तो चुप नहीं। बूंदी में विधायक अशोक डोगरा के नेतृत्व में धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वसुंधरा जी की सरकार ने 10,000 रुपए साल का अनुदान हर उपभोक्ता को दिया था। 833 रुपए 33 पैसे हर महीने कटते थे, वो बंद कर दिए। दूसरा, इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम 5 साल तक वो बिजली के पैसे नहीं बढ़ाएंगे। डूंगरपुर में भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोमवार को बिजली बिल पर सियासत, अब अगला हल्ला बोल 2 सितंबर और 4 सितंबर को होगा। पार्टी के तय कार्यक्रम के मुताबिक 2 सितंबर को प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विरोध जताया जाएगा, जबकि 4 सितंबर को जिलाध्यक्ष, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को ज्ञापन देंगे। सियासत तो सही, लेकिन सवाल वही, सोशल दूरी क्यों भूल गए माननीय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और अब बात आयकर विभाग में अहम बदलाव की करते हैं। जी, करदाताओं को राहत देने और टैक्सेशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों को राजस्थान में लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत आयकर विभाग में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। विभाग की नई व्यवस्था का मकसद प्रत्यक्ष कर के करदाताओं को कर प्रणाली में पारदर्शिता उपलब्ध कराना, टैक्सेशन के मामले में करदाताओं और विभागीय अधिकारियों के बीच सीधे संपर्क को समाप्त करना, करदाताओं के टैक्सेशन में किसी विवाद को दूर करने के लिए अंतिम छोर तक सुनवाई का अधिकार देने की व्यवस्था की गई है।
और वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। तो प्रणब मुखर्जी के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया है। पीएम ने 2 तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट पर लिखा है कि भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर भारत शोक व्यक्त करता है। उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक विद्वान, सम उत्कृष्टता, एक राजनीतिक जो सभी राजनीतिक स्पेक्ट्रम और समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रशंसनीय थे। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर डॉक्टर संजीव गोयनका ने शोक जताया है और कहा है कि भारतीय लोकतंत्र में बरगद का एक पेड़ अब नहीं रहा। एक महान राजनेता के नुकसान पर शोक में मैं देशवासियों के साथ हूं। बड़ौदा के गांव के लड़के से शिक्षक बने और फिर एक महान राजनेता के रूप में इतिहास बनाने के लिए नॉन स्टॉप आगे बढ़ते गए। वो एक उत्कृष्ट नेता और प्रशासक रहे। मेरे पिता उनके प्रशंसकों में से एक थे और मैं उनके नक्शे कदम पर चलता हूं। एक इंसान जो वफादारी के लिए सराहे जाते रहे, वो भी तब जब उन्होंने बगावत के बाद वापसी की थी। उन्हें मंत्रिमंडल का सबसे जिम्मेदार पद मिला। देश के पहले नागरिक भी बने, लेकिन एक मंच पर जाकर कईयों का मन खट्टा भी किया। इस रत्न को जब भारत रत्न से नवाजा गया तो भी सवाल भी उठे, लेकिन वो हर स्थिति में स्थिर प्रज्ञ बने रहे। वो कोई नहीं बल्कि हमारे प्रणोदा थे। जानकार, रणनीतिकार, सदाबहार। 73 साल के इतिहास में शायद ही ऐसे कोई सियासतदान होंगे जिन्होंने इतने संवैधानिक पद संभाले होंगे। प्रणब दा ने राष्ट्रपति 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक, वित्त मंत्री 15 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984 तक और 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक, विदेश मंत्री 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 तक और रक्षा मंत्री 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 तक। इतना ही नहीं, भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष 24 जून 1991 से 15 मई 1996 की जिम्मेदारी भी निभाई। 2 बार ऐसा भी वक्त आया जब वे प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। पहली बार 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद और दूसरी बार 2004 में। पहली बार राजीव गांधी ने उनसे बाजी मार ली तो दूसरी बार मनमोहन सिंह ने बाजी मार ली। लेकिन जानकारों के मुताबिक मजाक में प्रणब दा खुद को एक जन्मजात पीएम कहते थे। ऐसा इसीलिए कि उनके नाम का पहला अक्षर पी यानी प्रणब और सरनेम का पहला अक्षर एम यानी मुखर्जी जो है। बता दें कि पहली बार हाथ से प्रधानमंत्री पद जाने और राजीव सरकार में कोई मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद प्रणब दा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह थी इंदिरा गांधी की सरकार में प्रणब दा के नंबर 2 पर होने के बावजूद राजीव सरकार में उन्हें बेकार समझा गया। नाराज प्रणब दा ने अपनी एक नई पार्टी बनाई लेकिन सफल नहीं हुए। करीब 1 दशक तक
हाशिए पर रहे, लेकिन राजीव गांधी की मृत्यु के बाद 1991 में आई नरसिम्हा राव सरकार में फिर से वे कांग्रेस के करीब आए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह की तोड़ के तौर पर 1995 में विदेश मंत्री बनाए गए। लेकिन उन्होंने राजनीति की असली और सबसे अहम पारी खेली 2004 में आई कांग्रेस सरकार में। प्रणब दा भले ही प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन पावर उनके पास ही रहा। वजह थी सोनिया गांधी का सबसे भरोसेमंद होना। उसी दौर में प्रणब दा को कांग्रेस का संकट मोचक भी कहा गया। वो रक्षा मंत्री के बाद वित्त मंत्री बनाए गए और मनमोहन सरकार 2 के समय 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। प्रणब दा के राष्ट्रपति रहते सत्ता बदल गई। बीजेपी के विजयी रथ पर सवार नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, लेकिन प्रणब दा से उनके संबंध भी बेहतरीन रहे। He has the unique capacity to work very hard with a strong determination to achieve his objectives. This one characteristic I find in him. Secondly, he is clear in his vision what he wants to achieve, and he works hard to achieve that. सुना आपने, प्रणब दा ने न सिर्फ पीएम मोदी के काम करने की तारीफ की, बल्कि सैद्धांतिक तौर पर संघ से अलग विचार रखने के बावजूद 7 जून 2018 को वे बुलावे के बाद आरएसएस के मंच पर भी दिखे। Today, I am here amidst you to share my understanding. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।